हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKI। तो इकोनॉमी लेक्चर सीरीज़ में एक और क्लास के साथ शुरू करते हैं बेसिकली। और ऑलरेडी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के वो लेक्चर्स हमारे चैनल पर देखिए। और उसी कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसके जो भी टॉपिक्स थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। इस क्लास में हम देखने वाले हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसमें कुछ हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इन सारी बातों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक था ये आया कहाँ से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बात आई कहाँ से। तो दो दो घटनाएं आप कह सकते हो, कह सकते हो कि जो दो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स थी जो इसके लिए जरूर, जिसकी वजह से ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। उनमें से पहला था क्लब ऑफ रोम। एक क्लब था क्लब ऑफ रोम नाम से का, जो कि 1970s में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। चर्चा में कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग, है ना, स्कॉलर्स, वो बैठ करके कि कुछ डिस्कशंस होते थे जो कि मुद्दे इस टाइम वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं उस टाइम पे 1970s में। तो एक तो क्लब ऑफ रोम, दूसरा था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। इन दोनों का ही जो एक मुद्दा था, आप कह सकते हैं कि जो मुद्दा था वो था कि क्या जीडीपी एक सही इंडिकेटर है। क्या किसी देश की जीडीपी को देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये देश डेवलप कर रहा है या इस देश की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। तो ये मुद्दा निकला वहां से कि क्या जीडीपी सही इंडिकेटर है किसी देश के ग्रोथ या डेवलपमेंट का। तो ये मुद्दा निकला। तो उसका कुछ सॉल्यूशन, जैसे जॉन रॉल्स एक नाम आते हैं जिन्होंने अपने कुछ व्यूज इस पे एक्सप्रेस किए। उसी सीक्वेंस में उन्हीं के स्टूडेंट थे, जॉन रॉल्स के स्टूडेंट अमर्त्य सेन, इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, है ना। इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? इकोनॉमी के क्षेत्र में 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, अमर्त्य सेन को। इन्होंने एक बुक लिखी, आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब आइडिया ऑफ जस्टिस में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने डेवलपमेंट के लिए बोला कि डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ को ही डेवलपमेंट नहीं बोल सकते कि भाई आपकी जीडीपी दिन पर दिन बढ़ रही है इसका मतलब आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। नहीं, उन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस में बोला कि भाई ग्रोथ के साथ वेलफेयर होना भी जरूरी है। ग्रोथ के साथ वेलफेयर होना जरूरी है। तो अगर ग्रोथ और वेलफेयर साथ साथ चल रहे हैं तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेलफेयर का क्या मतलब था? वेलफेयर का मतलब ये है कि भाई जो लोग एबल नहीं हैं, जैसे कि कुछ लोग गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तीन बेसिक चीज़ें हमारी, रोटी कपड़ा और मकान। आपने मूवीज़ में भी ये डायलॉग सुना होगा। तो ये तीन चीज़ें जिसके पास नहीं है, तो एटलीस्ट स्टेट, जैसे भाई अगर हम किसी परिवार की बात करें तो परिवार का जो मुखिया होगा या जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करेगा। तो इसी तरह जैसे हम लोगों का मुखिया कौन होगा? स्टेट। हमारी जो अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी? स्टेट के पास होगी। तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें बेसिक नीड्स, ताकि हम एटलीस्ट जिंदा रह सकें, बेसिक नीड्स हमें जो है वो प्रोवाइड करवाए। दैट इज़ वेलफेयर, कि जो हमको ज़रूरत है अगर हम एबल नहीं हैं वो चीज़ें पाने में, जिंदा रहने के लिए जो भी नेसेसिटी है भाई, कि अगर हमारे लिए घर ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, कपड़े ज़रूरी हैं, तो स्टेट एटलीस्ट इन चीज़ों की व्यवस्था करे। ठीक है, दैट इज़ वेलफेयर। तो एक तो ग्रोथ, आपकी जीडीपी आगे बढ़े, अच्छी बात, उसके साथ साथ आप थोड़ा वेलफेयर भी करो, तब असल मायने में डेवलपमेंट होगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। कुछ और चीज़ें देखते हैं इससे रिलेटेड। दैट इज, अब देखो आप, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई। ग्रोथ भी कैसी? इंक्लूसिव ग्रोथ की, मतलब कई सारी चीज़ों को साथ लेकर के जो ग्रोथ होगी उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। वेलफेयर हमने समझ लिया। वेलफेयर की भाई जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, गवर्नमेंट उसको, स्टेट उसको प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज वेलफेयर। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब ये देखो, अब जैसे स्टेट ने, अब मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं किसी स्टेट में रह रहा हूँ, अब मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है या कपड़े नहीं है। अब स्टेट मुझे ये रोज रोज प्रोवाइड करवाता रहे कि भाई रोज मुझे खाना मिल जा रहा है, कपड़े मिल जा रहा है, रहने के लिए जगह मिल जा रही है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेट पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा, है ना, कि अरे भाई आराम से मेरा काम चल रहा है तो आराम से सोते बैठते हैं अपना, कुछ ज़्यादा काम वाम नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम से, स्टेट मुझे रोज प्रोवाइड करवा दे रहा है खाना, बेसिक नीड्स मेरी पूरी होनी, मैं जिंदा रह रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। ठीक, आदमी नौकरी इसीलिए तो करता है कि भाई उसको ये चीज़ें मिल जाएं, और किसी को बिना नौकरी की ये चीज़ अगर मिल रही तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसका क्या बोला कि अगर खाली यही किया जा रहा है कि भाई, तो ये भी गलत है कि खाली वेलफेयर के दम पे ही आप किसी भी इकोनॉमी को नहीं चला सकते या किसी कंट्री को नहीं चला सकते। ज़रूरत से ज़्यादा वेलफेयर भी गड़बड़ हो जाएगा कि आप उनको क्या बना दे रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं डिपेंडेबल बना रहे हो कि कल को स्टेट ना रहे तो वो लोग तो सर्वाइव ही ना कर पाए। ठीक है, तो उसका
इसीलिए एम्पावरमेंट जरूरी। अब एम्पावरमेंट क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे स्टेट मुझे खाना और ये सब तो प्रोवाइड करवा रहा है, उससे मेरा वेलफेयर हो रहा है, उसी के साथ अगर स्टेट मुझे स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दे, है ना, कि स्टेट मुझे खाना और इसके साथ साथ क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्किल्स प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे स्किल इंडिया एक अच्छा प्रोग्राम है ना, स्किल इंडिया के थ्रू तो हमें क्या मिल रही है? स्किल्स मिल रही है। इसमें हम क्या सीख रहे हैं? मान लो मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, स्टेट मुझे जो है कंप्यूटर सिखाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स बना दिए कंप्यूटर सिखाने के लिए, या स्टेट ने मुझे कुछ भी अलग अलग जिस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट है उस हिसाब से मुझे स्किल्स प्रोवाइड करवा रहा है ना। अब ये स्किल्स प्रोवाइड करवाने से क्या होगा? एक टाइम आएगा जब मैं उन स्किल्स में कह सकते हो कि मास्टर हो जाऊंगा, तो मैं उन स्किल्स को यूज करके अपनी अर्निंग खुद कर पाऊंगा। और जब मैं खुद अर्निंग कर पाऊंगा, मैं खुद पैसे कमा पाऊंगा, तो मुझे इस चीज की जरूरत थोड़ी होगी। अगर मैं खुद पैसे कमा रहा हूं, मैं खुद से चीजें खरीद लूंगा, अपने लिए घर खरीद लूंगा, कपड़े खरीद लूंगा, खाना खरीद लूंगा, सिंपल सी बात। इसीलिए इंपावरमेंट भी जरूरी है। अब इसके साथ आप देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, डेवलपमेंट की बात हमने की थी। अब डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जैसे डेवलपमेंट में मैं कहूँ कि चलो मैं अपने डेवलपमेंट के लिए एक जंगल काट डालूं और वहाँ पे अपना घर बना लूं, अब उस घर से मैं कुछ भी चीज़ें रोजाना जाना कर रहा हूँ, या उस घर में मैंने फैक्ट्री लगा ली, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ सोचो आप, अब जो मैंने वहाँ से पेड़ काट दिए, उनका आने वाले टाइम में हमारे एनवायरनमेंट पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो जो चीज़ें मैंने इंजॉय की, क्या मेरी अगली जनरेशन जो आएगी वो भी वो चीज़ें इंजॉय कर पाएगी भाई? जैसे मैं बोलूं कि आज से कुछ साल पहले अगर ये प्रिकॉशंस लिए गए होंगे, तो आज आप देखो दिल्ली की एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर ये प्रिकॉशंस पहले लिए गए होते तो शायद इतनी एयर क्वालिटी ख़राब नहीं होती। या आज अगर हम प्रिकॉशंस ले लें कि मतलब हम अपने डेवलपमेंट को इस तरह से करें कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उस पर इफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि इस तरह से डेवलप करना इकोनॉमी को कि आगे आने वाली जनरेशन उससे अफेक्ट ना हो, कि एटलीस्ट अगर हमको जो चीज़ें मिली, हमको शुद्ध हवा मिल रही, हमको खाना पानी मिल रहा है, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम वो चीज़ें छोड़ कर जाएं। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब इन तीनों को आप साथ लेकर के बढ़ते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमी ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं होगी। मतलब आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए बेसिकली स्टैंड नहीं कर पाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इससे रिलेटेड एक और चीज देखते हैं, दैट इज MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जैसे हमने वेलफेयर की बात की थी, अब उससे रिलेटेड आप देखना, ये तो कंट्री के लेवल पे बात की। अब वर्ल्ड लेवल पे कई सारी कंट्रीज होंगी जो खुद सक्षम नहीं होती हैं, खुद वो इस चीज का नहीं कर सकती कि भाई हम अपने लोगों को खाना दे दें या चीजें। तो उसके लिए जो यूनाइटेड नेशंस है, उसके फार्मर सेक्रेटरी थे कोफी अन्नान। उस टाइम के जब ये शुरू किया गया MDG, उस टाइम पे कोफी अन्नान UN के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल। अब देखो इन्होंने जो G8 कंट्रीज थी, G8 कंट्रीज मतलब जो टॉप की उस टाइम पे कंट्रीज थी, टॉप की इकोनॉमीज जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, ठीक, सिंपल सी बात। उसमें से भी अब वो G7 रहेगी, क्योंकि रशिया जो है एग्जिट कर गया कुछ रीजंस की वजह से, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, बट हाँ रशिया एग्जिट कर गया तो वो G7 कंट्रीज बची। अब इनसे जो है कोफी अन्नान ने मांगे फंड्स कि भाई आप हमें थोड़े पैसे दो, जैसे आपने डेवलपमेंट कर लिया, अब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे जो हैं हमें थोड़ी फंडिंग दे दो, ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में आपने देखा होगा मेडागास्कर के बच्चे, अगर आप मेडागास्कर की कभी डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो वहाँ के बच्चे रेत खाते हैं। आप सोचो कि उनको भूख मिटाने के लिए रेत खानी पड़ रही है, कितनी बुरी कंडीशन, आप सोच करके देखो। तो इन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए कि पावर्टी, हंगर, एजुकेशन, तो इसमें 8 गोल्स बनाए गए कि भाई हम वर्ल्ड लेवल पे 8 गोल्स बनाएंगे, पावर्टी, हंगर, एजुकेशन एंड सच लाइक्स। एड्स को भी उसमें रखा गया था, उस टाइम पे एड्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो इस तरह के 8 गोल्स बनाए गए कि हम इन 8 गोल्स को जो है आपके फंड्स की मदद से टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 2015 तक के लिए ये गोल्स बनाए गए थे MDG के। अब 2015 के बाद भी इसको आगे बढ़ाना था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अचीव, अगर आज भी देखो तो ये अचीव नहीं हो पाया, इवन ना 20%, 20-30% भी अचीव नहीं हो पाया था। तो इसी MDG को चेंज करके क्या बना दिया इन्होंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम से सस्टेनेबल बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, इसका एक तो टेन्योर 2016 से 2030 तक कर दिया गया, एंड द सेकेंड थिंग इज इसमें 17 गोल्स लिए गए, 17 गोल्स। ठीक, 17 गोल्स जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, ठीक, एंड देन एजुकेशन, एंड देन सैनिटेशन एंड सच लाइक्स, 17 ऐसे गोल्स लिए गए। और अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें इसमें, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 112 आउट ऑफ 163। ठीक, और जो हमारा स्कोर है, ये देखो स्कोर आप
63.45%, मतलब आउट ऑफ 100% हमारा स्कोर ये है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसमें हमसे आगे हैं, हमारे कई पड़ोसी देश भी हमसे आगे हैं। तो ये स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिकली इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। एंड देन विच वन इज़ द टॉप? फिनलैंड। आप अक्सर देखोगे कि इन सारे जो ऐसे इंडेक्सेस आएंगे या इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें फिनलैंड टॉप ही करता है, ठीक। तो फिनलैंड जो है फर्स्ट है 86.45% स्कोर के साथ, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज एमडीजी एंड एसडीजी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी इसी से रिलेटेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही हमारे रिलेटेड एक टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि इसको शुरू किसने किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंसेप्ट था वो आया कहाँ से। तो सबसे पहले नाम आता है महबूबुल हक का, पाकिस्तान के बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट 1980s के टाइम के, बहुत ही पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप कह सकते हो कि जो कुछ अच्छी बातें रही ना, ये पर्सन उनमें से एक थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट। एंड देन कम्स रिचर्ड जॉली, एक और इकोनॉमिस्ट। देन लॉर्ड मेगनन देसाई, इंडियन इकोनॉमिस्ट, वन ऑफ द ग्रेट्स। एंड देन अमर्त्य सेन की बात हमने कर ली, नोबेल प्राइज विनर, ठीक है। ये चारों लोग उनने मिलकर के एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, मतलब इन्होंने बोला कि एक ऐसा इंडेक्स होना चाहिए जिससे कुछ और चीज़ें भी कैलकुलेट की जा सकें, ठीक। अब देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। 3 मेजर चीज़ें होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड देन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करूँ 3 चीज़ों की, तो आपको पता होगा कि सबका, अगर मैं वेटेज निकालना चाहूँ तो 1/3 वेटेज इसका आएगा, 1/3 वेटेज इसका आएगा, और इसका भी 1/3 वेटेज, है ना। 3 चीज़ें थी, एक एक की बात करेंगे तो 1/3 1/3 1/3। अब देखो आप, हेल्थ में हमने क्या देखा, अच्छा जब किसी हेल्थ के सेंस में किसी बच्चे की बात की जाती है तो दैट इज 0 to 5 ईयर्स के बच्चों की बात की जाती है। अब उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई किस कंडीशंस में वो बच्चा बॉर्न हुआ, या पैदा होने के बाद वो किस कंडीशंस में रहा, मतलब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ या बच्चा किसी ऐसे गांव में ही पैदा हो गया, है ना। तो ये सारी कंडीशंस हम देखेंगे कि बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे भाई उसको वैक्सीन्स मिली कि नहीं, प्रॉपर वैक्सीन्स मिली। अगर भाई प्रॉपर वैक्सीन्स मिलेंगी तो बच्चे को आगे बीमारियां नहीं होंगी, है ना, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंडीशन भी इसी हिसाब से अगर हम देखें कि भाई कोई बच्चा अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है या कोई बच्चा एक जंगल में पैदा हो रहा है, तो सर्वाइवल के चांसेस का डिफरेंस आ जाएगा। देन कम्स न्यूट्रिशनल केयर, कि भाई अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला कि नहीं। 0 to 5 ईयर के बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेल न्यूट्रिशन होता है तो आप देखते हो कि उस पर कई बार जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, या बच्चे में कुछ मतलब मानसिक रूप से वो उतना डेवलप नहीं हो पाया, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते बच्चे को, तो ठीक है। और एंड सच लाइक्स, तो हेल्थ में बेसिकली हमने कंडीशंस, वैक्सीनेशंस एंड देन न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें देखी कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ। एंड देन कम्स एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो हम लेते हैं 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल। इसी तरह अगर हम किसी लीगल एज की बात करें तो लीगल एज 18 ईयर्स होती है। और अगर डिसीजन मेकिंग किसी भी बच्चे की बात की जाए तो कब वो बच्चा अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री होता है, दैट इज 16 ईयर्स। 16 साल से पहले उसके डिसीजंस उसके मम्मी पापा लेते हैं। तो लीगल एज इज 18 ईयर्स एंड देन डिसीजन मेकिंग इज 16 ईयर्स। तो सेम, अब एजुकेशन की बात करें तो 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों की बात की जाएगी, जिसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बात करते हैं बच्चों की, इन बच्चों की 6 से 14 साल वालों की। देखो जो मिनिमम 0 हो सकता है एंड देन मैक्सिमम 8, की 18 साल मैक्सिमम कोई बच्चा पढ़ता है, जो कैटेगरी ली गई। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि इस 6 से 14 साल का जो बच्चा है वो कितने साल तक स्कूल गया, वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद एक हम लेते हैं दैट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब ये हुआ, हम एडल्ट्स की बात करते हैं कि जैसे जो आदमी 25 साल होने के बाद स्कूल गया या 25 साल के बाद स्कूल गया होगा, तो उसने कितनी पढ़ाई की है। इसमें भी जो मिनिमम होगा वो 0 एंड देन मैक्सिमम इज 15 ईयर्स, दैट इज द मैक्सिमम। अब ये कैसे पता चलेगा, बेसिकली टीम्स बनाई जाती हैं जो जाके सर्वे करती हैं, लोगों से पूछती हैं कि भाई अच्छा 25 साल के बाद जो भी लोग स्कूल गए तो उनका एक एवरेज निकाल करके और वो डेटा यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एंड देन मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब एडल्ट्स 25+ वाले जब स्कूल गए कितने साल स्कूल गए, ठीक। देन कम्स स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। इसमें हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, PPP, ठीक है ना, कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पर कैपिटा कितनी है।
अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, जैसे मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं कि एक कोक की कैन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कोक की कैन अगर हम इंडिया में खरीदते हैं तो वो 40 रुपए की मिलती है। अब अगर हम इसी कोक की कैन को यूएसए में खरीदते हैं तो हो सकता है कि उसका प्राइस अराउंड $2 हो, जो कि हमारे यहाँ का 4 गुना होगा। हमको यहाँ 40 में मिल रही, वही सेम कैन हमको वहाँ पे 160 रुपए की मिलेगी। तो मतलब समझो आप कि जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, $1 होना चाहिए 20 रुपए के आसपास, क्योंकि 4 गुना का डिफरेंस आ रहा है। आप देख रहे हो, जो चीज़ हमारे यहाँ 40 की वहाँ 160 की, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक, जो ये डिफरेंस आ रहा है कि खरीदने की शक्ति कितनी हमारे रुपीज में और खरीदने की शक्ति कितनी उनके डॉलर्स में, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितनी अपनी पॉपुलेशन होगी, दिस इज पर कैपिटा, मतलब हर एक इंसान की कैलकुलेट करते हैं हम। जितनी हमारी पॉपुलेशन होगी और जितनी हमारी ये ग्रॉस नेशनल इनकम होगी पीपीपी, उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, जितना वैल्यू आ जाएगी। अब उसमें मिनिमम $100 और मैक्सिमम जो है $75,000। तो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज जीएनआई, पीपीपी एंड पर कैपिटा। इसको निकाला कैसे हमने, अपने पूरे नेशन की इनकम को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। मान लो 100 रुपए आ गई, मैंने कहा कि हमारे नेशन की टोटल इनकम 100 रुपए है और हमारे नेशन में कितने लोग रह रहे हैं, 50 लोग रह रहे हैं। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे 2 रुपीज़। इसका मतलब पर पर्सन की जो अर्निंग है दैट इज 2 रुपीज़। ओके, पर पर्सन की जो अर्निंग है वो 2 रुपए है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो ये 3 चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की, हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की एंड देन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ की बात की। तो आई होप इट्स क्लियर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने समझा कि भाई ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ को ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं, ग्रोथ के साथ वेलफेयर होना भी ज़रूरी है, देन वी कॉल इट ए डेवलपमेंट। देन हमने देखा व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, वेलफेयर, एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जब हम ऐड कर देंगे दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई ये MDG और SDG क्या था, एंड देन लास्ट में हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं या आपकी ज़रा सी भी हेल्प होती है इन वीडियो से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।